डेट था 2 अक्टूबर 1869 और जगह था गुजरात। गुजरात के पोरबंदर कस्बे में चूने से पुते हुए एक छोटे से घर में किलकारी गूंजती है और ये किलकारी काबा गांधी पुतलीबाई गांधी के छोटे बेटे मोनिया की थी, जो बाद में चलकर भारत का राष्ट्रपिता बनता है। जी हाँ, महात्मा गांधी भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए अपना पूरा जिंदगी समर्पित कर दिया, लेकिन भी महात्मा गांधी ने ऐसा 6 विवादित फैसला लिया है जिससे आप खुद फैसला कर सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने डिसीजन को प्रायोरिटी रखा और देश को धोखा दिया इन 6 विवादित बयानों से, इन 6 विवादित फैसलों से। तो चलो इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल में बताता हूँ वो कौन सा 6 विवादित फैसला था जिससे ये महात्मा गांधी का छवि बहुत ही नेगेटिव देखा जाता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला विवादित फैसला, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री ना बनाकर महात्मा गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने पर जोर दिया था। तो बात है 29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नया अध्यक्ष चुना जाना था और ये बैठक इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि आने वाले समय में भारत का जो भी सरकार बनता, जो भी प्रधानमंत्री बनता, वो कांग्रेस समिति से ही बनाया जाना तय किया गया था। तो आपको बता दें, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेहरू, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और खान अब्दुल गफ्फार खान मौजूद थे। ये सारे नेता मौजूद थे और इस मीटिंग में 15 मेंबर्स को चुना गया था और अध्यक्ष पद के लिए 15 मेंबर में से 12 मेंबर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम उन्होंने चुना। उसके बाद महात्मा गांधी ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने इच्छा अनुसार नेहरू का भी नाम रख दिया, नेहरू का भी नाम प्रस्ताव में रख दिया। अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 2 नाम मैदान पे दिए हुए थे। पहला था सरदार वल्लभ भाई पटेल का और दूसरा था नेहरू का। वैसे तो नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना नाम अध्यक्ष पद से वापस ले लेते, पर इसी बीच आचार्य कृपलानी ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम वापसी के लिए एक अर्जी लिखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर बढ़ा दिया। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस अर्जी पर अपना सिग्नेचर ना करके उस अर्जी को महात्मा गांधी की ओर बढ़ा दिया और महात्मा गांधी ने उस अर्जी को जब नेहरू की ओर बढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जवाहर हेल्पिंग कमेटी तो आपको हेल्प की है, पर प्रांत कमेटी आपका नाम नहीं दिया है, तो इस पर तुम्हारा क्या ख्याल है। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय अपना बड़े से मुंह फुलाकर बैठे हुए थे। इसके तुरंत बाद ही महात्मा गांधी ने क्या किया, उस अर्जी को फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर बढ़ा दिया और इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस अर्जी को वापस ना करके अपना सिग्नेचर कर दिया, जिसके तुरंत बाद ही आचार्य कृपलानी ने निर्विरोध विजेता नेहरू का नाम घोषणा कर दिया और आचार्य कृपलानी ने अपना खुद का लिखा बुक गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में मेंशन किया है। महात्मा गांधी ने एक बार और ये कहा था कि जब अंग्रेजों के हाथों से हुकूमत लिया जा रहा होगा उस वक्त भी नेहरू की जगह कोई दूसरा आदमी नहीं ले सकता। वो इसलिए क्योंकि नेहरू अपना ग्रेजुएशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया था और बैरिस्टर थे वो लंदन यूनिवर्सिटी से। इस कारण से वो अंग्रेजों से अच्छा मेल मिलाप कर सकते थे और उनको अच्छे ढंग से संभाल सकते थे। ये महात्मा गांधी का सोच था। यही चापलूसी के कारण ही कांग्रेस 70 साल से इंडिया में राज कर रही थी और अभी भी वही चल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे विवादित फैसलों पे महात्मा गांधी ने जो लिया। ये बात करते हैं दूसरे विवादित फैसलों पे। सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने जा रहे थे, पर इस कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ महात्मा गांधी थे। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। तो बात 1938 की है जब कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। वो इसलिए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस में बहुत ज़्यादा ऊर्जा था और इसी ऊर्जा को देखते हुए उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। पर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच थोड़ा अनबन चल रहा था। पर जब सुभाष चंद्र बोस को सब कुछ पता चला तो उन्होंने एक पत्र अपने पत्नी के नाम लिखा और वो पत्र 4 अप्रैल 1939 को लिखा।
तो उन्होंने अपने पत्र पे ये लिखा कि ये संदेहजनक है कि मैं अगली बार मैं फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बन पाऊं, क्योंकि कुछ लोग महात्मा गांधी पर दबाव डाल रहे हैं कि इस बार कोई मुस्लिम अध्यक्ष बने, और गांधी जी भी यही चाहते हैं, पर अभी तक मेरे से महात्मा गांधी का बात नहीं हुई है। ये सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र पे खुद लिखा है। इसी माहौल के बीच 29 जनवरी 1939 को त्रिपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, पर इस पद के लिए महात्मा गांधी का सबसे पहला पसंदीदा था अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद के मना करने के बाद महात्मा गांधी ने पटाभी सीतारामैया को उम्मीदवार बनाया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और सीतारामैया के बीच चुनाव हुआ, पर इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले, जबकि सीतारामैया को मात्र 1377 वोट मिला। महात्मा गांधी जी और पटेल जी के मेहनत करने के बाद भी सीतारामैया हार गए थे। इस हार के बाद महात्मा गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पर अपना हार बताकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अलग हो गए। इसके बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल और कई सदस्य कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस पे बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ने लगा। फिर अप्रैल 39 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति कोलकाता की बैठक में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने सुभाष चंद्र बोस का जगह ले लिया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पे रहते हुए एक पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो अब बात करते हैं तीसरे विवादित फैसलों पे। तो मैं आपको बता दूं, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव किया गया था। तो महात्मा गांधी का मानना था कि इस असहयोग आंदोलन से अगर इसको ठीक से पालन किया जाए, इस आंदोलन को ठीक से पालन किया जाए, तो अंग्रेज 1 साल के अंदर ही भारत छोड़कर चले जाएंगे। तो इस आंदोलन में क्या करना था, भारत के लोगों को, उनको अंग्रेज द्वारा जो भी उनका एजुकेशन सिस्टम था, जो भी एजुकेशन संस्था था, जो भी उनका अंग्रेजों का जो वस्तु था, इन सारे चीज़ों को बहिष्कार करना था। और बहुत हद तक ये आंदोलन बहुत प्रभाव भी डाल रहा था अंग्रेजों पे, और वो मजबूर बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और ये आंदोलन बहुत हद तक कायम भी हो रहा था। लेकिन इसी दौरान हो जाता है चौरी चौरा कांड। तो ये झगड़ा होता है 4 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कस्बे में। कुछ सेवक बैठकर जुलूस निकालने के लिए पास के ही मुंडेर बाजार को चुना। जब पुलिस कर्मियों को ये पता चला तो जुलूस रोकने के लिए वहां पर चले गए, और दोनों पक्षों में लड़ाई होने लगा। झगड़ा जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो पुलिसकर्मी फायरिंग शुरू कर दी, और इस फायरिंग से 3 आम नागरिक का जान चला गया। और इसको देखते ही आम नागरिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और पास के ही चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को पूरी तरीके से जला दिया, और 23 पुलिसकर्मियों को जान ले लिया। इसके बाद बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ गया। फिर ये सब होने के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। महात्मा गांधी के इस फैसलों से क्रांतिकारी के एक दल नाराज हो गए, और खुद असहयोग आंदोलन के नेतृत्व करने वाले जवाहरलाल नेहरू और उनके बहुत से नेता हैरान थे कि गांधी जी ने उस समय इस असहयोग आंदोलन के संघर्ष को रोक दिया, जब यह असहयोग आंदोलन बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका था। 16 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने अपने लेख चौरी चौरा का अपराध में यह लिखा कि अगर ये आंदोलन को नहीं रोका जाता तो ये दूसरे जगह भी ये ऐसा ही हिंसा हो सकता था। इस कारण से उन्होंने ये फैसला लिया, और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि जो भी इस अपराध में शामिल था उन सभी व्यक्तियों से उन्होंने अनुरोध किया कि वो पुलिस के हवाले कर दे, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है, उनका ये मानना था। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत बताते हैं कि असहयोग आंदोलन जीत के कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन इसी बीच चौरी चौरा कांड हो गया और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि महात्मा गांधी को ये लगता था कि ये सारे लोग अपनी जगह से, अपने इरादे से भटक चुके हैं
और बहुत से लोगों का ये मानना था कि 1922 में असहयोग आंदोलन इतना ज़्यादा तेज हो चुका था भारत में कि अंग्रेज़ों पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा था और वो 1922 में ही भारत छोड़कर जाने वाले थे और भारत को 1922 में ही आज़ादी मिल जाता। तो मैं आपको बता दूं, असहयोग आंदोलन वापस होने के बाद बहुत से युवा भारतीयों को अहिंसा के गांधीवादी रास्ते से दूर कर दिया और इन क्रांतिकारियों में से थे जोगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, अशफाकुल्ला खान, जतीन दास, भगत सिंह, सारे बहुत से क्रांतिकारी शामिल हो गए थे। ये बात करते हैं विवादित नंबर 4, इरविन और महात्मा गांधी का समझौता। क्या इस समझौते से महात्मा गांधी भगत सिंह को फांसी के फंदे से बचा सकते थे या उनका सजा कम करा सकते थे? तो ये बात शुरू होता है 8 अप्रैल 1929 को, जब भगत सिंह और उनके दोस्त बूटेश्वर दत्त ने मिलकर दिल्ली के केंद्र असेंबली में 2 बम फेंक दिया और उसी वक्त गिरफ्तारी भी दे दिया। भगत सिंह का मकसद किसी को उस बम से मारना नहीं था, बल्कि वो पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के विरोध के साथ वो आज़ादी का आवाज़ दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी का सजा सुना दिया गया। तय तारीख से एक दिन पहले उनको फांसी दे दिया गया, यानी कि 23 मार्च 1931 को उनको लाहौर के एक जेल में फांसी दे दिया गया। तो आपको बता दें, फांसी के 17 दिन पहले यानी कि 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है, जिसे गांधी और इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता था। तो आपको बता दें, इस समझौते में सबसे अहम शर्त ये रखा गया था कि जितने भी आरोपी थे उन सभी को छोड़कर सभी राजनीतिक रिस्ट्रिक्शन को रिहा किया जाना शामिल किया गया था। साथ ही इसके अलावा भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार, साथ ही आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति को वापस किए जाने जैसा बात शामिल किया गया था इस समझौते में। इसके बदले कांग्रेस ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए एग्री हो गए। ये समझौता हो जाने के बाद मैं आपको बता दूं, इतिहासकार एजी नूरानी जो अपने लिखी किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह के 14 चैप्टर गांधी ट्रूथ में कहते हैं कि भगत सिंह का जीवन बचाने में महात्मा गांधी ने आधा अधूरा प्रयास किया। अगर महात्मा गांधी चाहते तो लॉर्ड इरविन के सामने जोरदार अपील करके भगत सिंह का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा सकते थे। महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह का फांसी का सजा ना करवा के वो उनका उम्र कैद में बदल सकते थे। लेकिन कुछ इतिहासकार और गांधी जी पर कई किताब लिखने वाले अनिल नोरिया का कहना है कि महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह के फांसी को कम कराने के लिए उन्होंने तेज बहादुर, एम.आर. जयकार और श्रीनिवास शास्त्री को लॉर्ड इरविन के पास भेजा था। कई इतिहासकार और महात्मा गांधी पर कई किताब लिखने वाले के अलावा अप्रैल 1930 से अप्रैल 1933 के बीच ब्रिटिश सरकार में गृह सचिव रहे इल्विन इमर्सन ने अपने लेख में लिखा कि महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया था और महात्मा गांधी के इस प्रयास को काम चलाओ कहना इस शांति के दूत का अपमान है। ये गृह सचिव का कहना है। तो चलिए अब बात करते हैं महात्मा गांधी के 5वें विवादित फैसलों पे। तो दलितों का आरक्षण और महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पुणे पैक्ट। तो इसकी शुरुआत होती है 17 अगस्त 1932 को, जब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इसमें दलित और 11 समुदाय के स्वतंत्र राजनीति करने का अधिकार मिला। इसी के साथ दलितों को 2 वोट मिला। एक वोट में से दलित अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकते थे और दूसरे वोट से किसी सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुना जा सकता था। भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलितों को दिए 2 वोट के अधिकार उनके डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल निभाने वाला है, पर महात्मा गांधी जी ने दलितों को दिए अधिकारों के विरोध में थे। महात्मा गांधी जी का मानना था कि इससे हिंदू समाज पूरी तरीके से बंट जाएगा। इस कारण से महात्मा गांधी जी ने दलितों के अधिकारों के विरोध में अंग्रेज शासन को एक पत्र लिखा।
अंग्रेज शासन द्वारा उनके बात ना मानने पर महात्मा गांधी जी ने पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि अछूतों को अलग निर्वाचन के विरोध में वे अपनी जान तक दे देंगे, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसके बाद भीमराव अंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे पुणे के यरवदा जेल पहुंच गए। यहीं पर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ और इस समझौते को ही पूना पैक्ट कहा गया। इस समझौते में दलितों को दिए गए 2 वोट और अलग निर्वाचन के अधिकार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इसके बदले में दलितों के आरक्षित सीटों की विधानमंडलों में 71 सीटों को बढ़ाकर 147 कर दिया गया और केंद्रीय विधायिका में कुल सीट 18% बढ़ा दिया गया। तो चलिए अब बात करते हैं विवादित नंबर 6 की, जो महात्मा गांधी का सबसे घटिया डिसीजन था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान को बचा हुआ 55 करोड़ रुपए उनको मिल जाए। वो एग्री थे पाकिस्तान को देने के लिए। तो बात है 20 अगस्त 1947 की। 5 दिन पहले ही अस्तित्व में आए पाकिस्तान आर्मी जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ऑपरेशन गुलमार्ग के नाम से साजिश रचना शुरू कर दिया था। योजना के मुताबिक 22 अक्टूबर को हथियारबंद काबालियों ने मुजफ्फराबाद में हमला शुरू कर दिया। 26 अक्टूबर आते आते वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा नाजुक हो गया कि खुद हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय होने के लिए हस्ताक्षर कर दिया। ठीक इसके तुरंत बाद ही एयरलिफ्ट के जरिए भारतीय सेना इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर पहुंची और वहां पर जाकर काबालियों और पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ निकाला। इधर बंटवारा के समय यह तय हुआ कि बड़ा देश होने के नाते भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा। भारत पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए किस्त में दे चुका था। इसी दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत सरकार को इंडियन आर्मी को ये पता था कि अगर पाकिस्तान को वो बचा हुआ 55 करोड़ रुपए मिल जाएगा तो भारत के लोगों को और भारत के विरोध में ही वो पैसा यूज होगा। इसके वजह से भारत सरकार ने वो 55 करोड़ किस्त देने के लिए रोक दिया। तब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर हुआ करते थे। उनका मानना था कि भारत को पाकिस्तान को बचा हुआ रकम मिल जाना चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ था। महात्मा गांधी का भी ये मानना था कि पाकिस्तान को उसके बचे हुए पैसे मिल जाना चाहिए और भारत का ये नैतिक फर्ज है। तो आपको बता दें 1953 में भी पाकिस्तान ने भारत को वो बचे हुए 55 करोड़ रुपए की मांग की थी। तब के जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे बख्शी गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान को जवाब दिया था कि पाकिस्तान के पास भारत के 600 करोड़ रुपए की संपत्ति है, पहले वो वापस करें। फिर पंजाब राज्य सरकार ने पाकिस्तान को जवाब दिया कि पाकिस्तान जो पानी यूज करता है उस पानी का बिल 100 करोड़ रुपए है, पहले वो भुगतान करे, भारत उसके बचे हुए रकम वापस कर देगा। ये सब तो हो गया। भारत ने पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र बनने के लिए जो 4.5 लाख रुपए लगे थे वो हिंदुस्तान भुगतान किया था वो सदस्य बनने के लिए। तो ये था पाकिस्तान का। तो ये था महात्मा गांधी का वो 6 विवादित फैसला जो कि भारत को लगभग तोड़ने का ही काम किया था। तो आपने जो सुना, तो आपके दिमाग में महात्मा गांधी के लिए क्या छवि बना, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ अलग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए